अगला अध्याय। अध्याय 91, उड़ता चाकू परीक्षण की पूर्व संध्या। बेशक अच्छी चीजें भी सस्ती नहीं थी। डिंग हाओ ने जो हल्का सुरक्षात्मक कपड़ा चुना था उसका कुल मूल्य लगभग 400 किलोग्राम सोने के बराबर था, जो आम लोगों के लिए एक अविश्वसनीय खजाना था। मार्शल आर्टिस्ट बनना वास्तव में एक बहुत महंगा करियर था। गुरु, क्या आप कुछ अतिरिक्त तलवारें खरीदना चाहेंगे? लिंगु यंगयंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। जहां तक मुझे पता है, हर बार जब आपके संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राक्षस के पंजे लंबी तलवारों और स्टील के चाकुओं को फाड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप आपात स्थिति के लिए कुछ अतिरिक्त हथियार खरीद लें। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी जंग लगी तलवार के बदलने से पता चला कि उसकी गुणवत्ता असाधारण थी। इसके अलावा, मार्शल अंकल चेंग फी द्वारा खेल जीतने के बाद प्रस्तुत किया गया ड्रैगन के आकार का रक्त चाकू भी एक कठोर और बेहद तेज हथियार था। ये दो ही काफी थे। अन्य हथियारों पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि आप हमारे संप्रदाय के अनुभव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। डिंग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि हर बार जब कोई बड़े पैमाने पर संप्रदाय का अनुभव होता है, तो हमारा व्यवसाय यहाँ बहुत बेहतर होगा, और अनुभव के बाद कुछ लोग मरम्मत के लिए टूटी हुई तलवारों के साथ केल्ड्रॉन फोर्जिंग हॉल में आएंगे। मैंने 10 साल की उम्र में यहाँ काम करना शुरू किया और 6 साल तक यहाँ काम किया है, इसलिए मैंने बहुत सारी अनुभव कहानियां सुनी है। लिंगु यंगयंग ने लाल चेहरे के साथ कहा। हे भगवान, ये युवक जब मुस्कुराता है तो बहुत आकर्षक लगता है। लिंगु यंगयंग ने मन ही मन खुद से कहा। डिंग हाओ 5 अकादमियों की इतनी सारी पंजीकृत महिला शिष्यों को मोहित करने में सक्षम था, और ऐसा कहा जाता था कि 5 अकादमियों की प्रतियोगिता देखने के बाद बाहरी द्वार की कुछ वरिष्ठ बहनें भी उसके प्रति आसक्त हो गई थी। उसका आकर्षण अद्भुत था। लिंगु यंगयंग केवल एक छोटी सी शॉपिंग गाइड थी। वह डिंग हाओ के पास खड़ी थी। स्वाभाविक रूप से, वह डिंग हाओ के अजीब आकर्षण से आक्रांत थी। वह लाल हो गई और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे, भाई डिंग हाओ, आप भी यहाँ हैं! अचानक जोर से चिल्लाया गया। डिंग हाओ ने अपना सिर घुमाया और जियाओ चेंगक्सुआन, ली कैनयांग और ली येलुओ को देखा। वे भी बहुत सारे बैग लेकर हथियार खरीदने के लिए स्टोर पर आए थे। जाहिर है, वे भी ट्रायल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। डिंग हाओ से बात करने वाला आदमी जियाओ चेंगक्सुआन था, बड़ी आंखों और घनी भौहों वाला एक लड़का। तलवार सफाई तालाब के किनारे पर अपनी पहली मुठभेड़ की तुलना में जियो चेंगक्सुआन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इस समय, वह 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गया था। उसके पास अच्छी योग्यताएं थीं। वह इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा होगा। लियू कैनयांग, जो पहले डिंग हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, ने भी बड़ी प्रगति की। वह पहले से ही 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र की शुरुआत में था। इस समय, उसने भी मुस्कुराहट के साथ डिंग हाओ का अभिवादन किया। हालांकि 5 अकादमियों की खूबसूरत युवा लड़की ली येरुओ, जिसने एक परी की तरह शानदार सफेद ट्यूनिक स्कर्ट पहनी थी, डिंग हाओ को बेरुखी से घूर रही थी। उसने डिंग हाओ और लिंगु यंगयंग की एक झलक देखी, ठंडी सांस ली, और बिना कुछ कहे चली गई। ली येरुओ को गुप्त रूप से देख रहे पुरुष शिष्यों को यह देखकर राहत महसूस हुई। बढ़िया, ऐसा लग रहा था कि सुंदर महिला, 5 अकादमियों की पहली महिला हत्यारा, वरिष्ठ भाई डिंग हाओ में दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए उनके पास अभी भी उसका दिल जीतने का मौका था। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और जियो चेंगक्सुआन और लियू कैनयांग को नमस्ते कहा। लाल शर्ट वाली वेस्टर्न अकादमी का भी 3 दिन बाद ट्रायल टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है कि यह परीक्षण आंतरिक द्वार के ड्रिल हॉल के बुजुर्गों द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारा संप्रदाय इसे बहुत महत्व देता है। न केवल 5 अकादमियों के शिष्य भाग लेंगे, बल्कि सामान्य सूची में शीर्ष 20 रहस्यमय रक्त शिष्य भी भाग लेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों ने डिंग हाओ को अलविदा कहा। वरिष्ठ भाई डिंग, चूंकि आप 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से अपना कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगे। अपना ख्याल रखना। लिंगु यंगयंग, एक प्यारी सी सल्स गर्ल, उनके पास ही खड़ी थी। वह उनकी बातों से हैरान थी। अब तक वह जानती थी कि यह सौम्य और मिलनसार युवक, डिंग हाओ ही वह युवक था, जिसके बारे में इन दिनों मेहमानों में सबसे अधिक चर्चा थी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस इस युवक को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसके बॉस के संदर्भ में उसे पता था कि डिंग हाओ का भविष्य उज्जवल है, इसलिए वह जल्द से जल्द दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती कर सकता था जो भविष्य में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के मूल में प्रवेश करने की संभावना रखता था, तो 30% छूट का नुकसान तो दूर की बात है, बॉस डिंग हाओ को वह सभी सामान मुफ्त में देने को तैयार था जो वह चाहता था। ये रो, तुम वरिष्ठ भाई डिंग के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? क्या तुम इन दिनों उसका नाम नहीं ले रहे हो? जब वे कढ़ाई बनाने वाले हॉल से बाहर निकले तो ली कैनयांग ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए पूछा। ली यिलुओ ने मुंहतोड़ जवाब दिया, चचेरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने उस कमीने का नाम कब बताया? हफ्फा, जब मैंने उसे शॉपिंग गाइड लड़की को वासना भरी नजरों से घूरते देखा तो मुझे उल्टी सी महसूस हुई। हाँ, तुम सीनियर भाई डिंग के बारे में गलत हो, जियो चेंगक्सुअन ने आंख मारते हुए और उसे इशारे करते हुए कहा। ये शॉपिंग करने वाली लड़की है जिसने सीनियर भाई डिंग को वासना से देखा था। अच्छा, शायद कोई ईर्ष्या कर रहा है, मुझे लगता है। ये सब बकवास है। मैं ईर्ष्या नहीं करूंगी। कोई भी आदमी मेरी ईर्ष्या का हकदार नहीं है। हो, गुस्से वाली लड़की ने जल्दी से जवाब दिया। उसने जो गंदे शब्द कहे थे, उससे उसके गुस्से का पता चलता था। जियो चेंगक्सुआन और ली कैनयांग हंसे। 3 पुरुषों के पीछे कई पुरुष शिष्य थे जो ली यिलुओ के प्रति आसक्त थे, लेकिन उन्होंने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। जब वांग शियाओकी और झांग फैन अपने अपने सुरक्षात्मक कपड़े और हथियार लेकर संतोषजनक ढंग से वापस लौट आए, तो डिंग हाओ ने भी अपनी खरीदारी समाप्त कर दी। हल्के स्टील कवच के सेट के अलावा, डिंग हाओ ने उड़ने वाले खंजरों का एक सेट चुना, जो एक प्रकार का छिपा हुआ हथियार है। वास्तव में, डिंग हाओ किसी भी छिपे हुए हथियार में पारंगत नहीं था। 36 छोटे उड़ने वाले चाकुओं के इस सेट को चुनने के लिए उसने 50 किलो सोना क्यों खर्च किया? इसका कारण मोटे तौर पर जैसे ही ली जुनहुआन अपने उड़ने वाले चाकू फेंकता है, उसे लक्ष्य को हिट करना चाहिए, का बेहद सनसनीखेज नारा था। ली जुनहुआन गु लॉन्ग द्वारा रचित उपन्यास जियो ली फी दाओ का एक पात्र था, जो लुई चा जितना ही प्रसिद्ध था। अगर वह उड़ने वाले चाकू के अनोखे कौशल का अभ्यास कर पाता, तो वह बेहद लोकप्रिय होता। उसी समय, शॉपिंग गाइड महिला लिंगू यंगयंग ने विद्रोहपूर्वक कहा, मेरे बॉस शायद ही कभी इतनी उदार 30% छूट देते हैं, और यह निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदेह है कि आप आज जितना संभव हो सके उतना खरीदारी न करें। डिंग हाओ ने फिर बहुत सारी चीजें खरीदी। बेशक, डिंग हाओ के अवचेतन में, उसने यह बात इसलिए मानी क्योंकि झांग फैन ने पहले धनुष और तीर को चुना था। उसे अचानक एहसास हुआ कि एक छिपे हुए हथियार कौशल में महारत हासिल करना एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोगी हो सकता है। आप तीनों ने जो हथियार और कवच खरीदे हैं, वे 1750 किलोग्राम सोने के हैं, और अगर उन्हें डार्कस्टोन में बदल दिया जाए, तो कुल 35 लोअर ग्रेड डार्कस्टोन होंगे। लिंगू यंगयंग ने गणना की और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास काले पत्थर नहीं हैं, चलो इसकी गणना सोने में करते हैं। डिंग हाओ हंसा। डार्क स्टोन एक कीमती क्रिस्टल था जिसमें क्यूई की ऊर्जा होती थी। इसका उपयोग मार्शल कलाकार अपनी साधना को बढ़ाने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कर सकते थे। एक निम्न श्रेणी का डार्क स्टोन 50 किलो सोने के बराबर होता था। सोने की तुलना में डार्क स्टोन का मूल्य कम नहीं होगा। यह सार्वभौमिक समकक्ष की भूमिका निभा सकता था और मार्शल कलाकारों और महाशक्तियों के बीच अधिक लोकप्रिय था। इसे सोने से ऊपर एक कठोर मुद्रा माना जाता था। अध्याय 92 एक वयस्क महिला प्रशिक्षक। डिंग हाओ और उसके आदमी तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में निम्न स्थिति वाले शिष्य थे। स्वाभाविक रूप से, वे कीमती डार्क स्टोन नहीं पा सकते थे। जब वे बात कर रहे थे, दुकानदार पास आया और मुस्कुराया। मैंने भाई डिंग से वादा किया था कि सभी सामान पर 30% छूट है, जो कुल 1225 किलो सोना है। 25 किलो सोने को छोड़ो, 1200 किलो सोना कैसा रहेगा? वाह, बड़े भाई डिंग, ये तो कमाल है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और मुझे कभी कोई छूट नहीं मिली। वांग शियाओकी बहुत हैरान हुआ। डिंग हाओ के प्रति झांग फैन की मूर्ति पूजा उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी, और उसे यह अजीब नहीं लगा। डिंग हाओ ने अपने 2 रूममेट्स के लिए गोल्डन टिकट का भुगतान किया।
आखिरकार जब उसके दो रूममेट सट्टा लगा रहे थे तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने सबसे ज्यादा कमाया। इस समय उसे उनके लिए भुगतान करना चाहिए। वह मुख्य रूप से एक शिकारी के बेटे झांग फैन की मदद करना चाहता था। झांग फैन की प्रतिभा अच्छी नहीं थी। ये नियति थी कि उसकी साधना का मार्ग अत्यंत कठिन होगा और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। जहां तक वांग शियाओकी का सवाल है, जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, उसके लिए पैसा सिर्फ एक प्रतीक था। तीनों छोटे भाइयों, अगर भविष्य में तुम्हें किसी हथियार या उपकरण की जरूरत पड़े तो तुम कॉल्ड्रॉन फोर्जिंग हॉल में आ सकते हो। यंग यंग तुम्हें मेरे लिए ले जाएगी और सभी सामान पर तुम्हें 30% की छूट दी गई है। जब वे चले गए तो दुकान के दुकानदार गुई कुलाई ने उनसे उदारता से कहा, ठीक है, अगर आप जोर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों बाजार से चले गए। शाम को पूर्वी अकादमी में हरी शर्ट्स के बारे में आध्यात्मिक घास कैसे रोपें, इस विषय पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम की प्रभारी शिक्षिका एक हिमशैल जैसी आंतरिक सुंदरता वाली वरिष्ठ बहन थी। वह सुंदरता और उदासीनता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने नीली स्कर्ट पहनी थी और वह काली मिर्चली येरुओ जितनी ही सुंदर थी। नीली स्कर्ट ने उसे परिपक्व बड़ी बहन के स्वभाव का थोड़ा सा एहसास दिया। सभी पुरुष शिष्य उससे उत्तेजित थे और कोई भी अनुपस्थित नहीं था। डिंग हाओ और उसके दो रूममेट्स भी कक्षा में उपस्थित थे। आइसबर्ग ब्यूटी की बड़ी बहन का नाम जिमिन कियानिक्सु था। वह वास्तव में बर्फ की तरह गंभीर और ठंडी थी क्योंकि वह अक्सर मुस्कुराती नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जिमिन कियानिक्सु को इस साल आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह दवा और जड़ी बूटियों में एक प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसे संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को शुद्ध करने और अमृत को परिष्कृत करने के उन्नत कौशल वाले कई बुजुर्ग उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए इस बार उन्हें पंजीकृत शिष्यों को मूल पाठ्यक्रम पढ़ाने का काम मिला, और फिर वह संप्रदाय से योगदान अंक प्राप्त कर सकती थी। कक्षा के दौरान उन्होंने उन्हें कुछ जड़ी बूटियों, वर्गीकरण, आध्यात्मिक घास के महत्व और आध्यात्मिक जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के बारे में कुछ जानकारी दी। इन विषयों को सामान्य शब्दों में समझाया गया था तथा इसमें कुछ भी विस्तृत नहीं था। डिंग हाओ ने सुना और जम्हाई ली। उसे इस पहलू में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिछले जीवन में किसी सीनियर हाई स्कूल की केमिस्ट्री की क्लास में भाग ले रहा हो। व्यावसायिक शब्दों और कई हर्बल नामों ने उसे चक्कर में डाल दिया। हालांकि शिकारी का बेटा और वांग शियाओ की बड़े चाव से सुन रहे थे और बहुत गंभीर दिख रहे थे। झांग फैन को हर तरह का ज्ञान सीखने का हर अवसर भुनाना चाहिए जो उसे मजबूत कर सके। जहां तक वांग शियाओकी की बात है, इस लड़के के वरिष्ठ बहन जिमिन कियानिक्सु की कमर और छाती को कामुकता से घूरने के प्रदर्शन को देखते हुए उसे किसी तरह की कल्पना में खुद को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कक्षा जल्दी ही खत्म हो गई। क्लास के अंत में सीनियर सिस्टर ने कहीं से नीले कपड़े के थैलों का एक बड़ा ढेर निकाला और ठंडे स्वर में आदेश दिया, यहाँ रक्त जमावट घास स्तर 9 आध्यात्मिक घास के बीज हैं। प्रत्येक को एक थैला मिलेगा और आपको उन्हें उस विधि के अनुसार उगाना चाहिए जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। मैं आधे महीने में आपके परिणाम देखूंगी। क्लास खत्म हो गई है। इतना कहकर वह परी की तरह वहां से चली गई। वह वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। डिंग हाओ दंग रह गया। यह क्या है? होमवर्क। हालांकि बड़ी बहन ने हमें पहले किस तरह की साधना पद्धति बताई थी। डिंग हाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसे कक्षा में ध्यान भटकाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्द ही झांग फैन डिंग हाओ और वांग शियाओकी की रक्त जमावट घास के साथ वापस आ गया था। मुझे भविष्य की कक्षाओं में ध्यान से सुनना होगा। अगर आपकी कोई बड़ी बहन शिक्षिका है जो होमवर्क देना पसंद करती है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। डिंग हाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पास अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने की एक प्रणाली थी, जो पृथ्वी पर मौजूद विशाल बहुविध शिक्षा प्रणाली से कमतर नहीं थी। लेकिन ये सामान्य बात थी। आखिरकार इस ठंडे हथियार की दुनिया में क्यूई सभ्यता हजारों सालों से बढ़ रही थी। रात्रि भोजन के बाद डिंग हाओ ने भोजन कक्ष में पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के कई शिष्यों के साथ विभिन्न साधना समस्याओं को समझाने और हल करने तथा अपने साधना अनुभवों को साझा करने में कुछ समय बिताया।
उसके बाद चांद आसमान में ऊपर आ गया था और चांदनी ने पृथ्वी को ढक लिया था। डिंग हाओ ने लकड़ी के बक्सों से 3 जादू कौशल पुस्तकें निकाली। जब वह पगोडा लाइब्रेरी में था, तो वह उन्हें सिर्फ स्कैन करता था और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं कर पाता था। इस समय डिंग हाओ ने तेल का दीपक जलाया, कागज और स्याही तैयार की और उन्हें शब्द दर शब्द कॉपी करना शुरू कर दिया। मूल पुस्तकों को उधार लेने के एक दिन बाद वापस करना पड़ता था। अगर नहीं, तो उसे अतिरिक्त समय के लिए योगदान अंक देने पड़ते। नुकसान लाभ से ज्यादा था। डिंग हाओ ने सावधानीपूर्वक एक एक शब्द की नकल की। स्मोक बिलो ब्लरी तकनीक, आइस एंड फायर 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी और ड्रैगन किंग की वाटर स्प्लिटिंग स्टाइल सभी मानव रैंक उच्चतम ग्रेड जादू कौशल थे। स्वाभाविक रूप से सामग्री बहुत अधिक गहन थी। पैम्फलेट के दौरान न केवल एनोटेशन थे, बल्कि कुछ ज्वलंत चित्रण भी थे। यहाँ तक कि 3 जादू कौशल का अभ्यास करने से प्राप्त मास्टर्स के साधना अनुभव के बारे में कुछ विस्तृत टिप्पणियां भी थीं। वे बिल्कुल पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की तरह थे। हालांकि फिर भी ये हर किसी के लिए अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं था। किसी भी जादू के कौशल, विशेष रूप से रैंकों में, साधकों के लिए योग्यता की आवश्यकताएं थी। यही कारण था कि तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय शिष्यों के चयन में इतना सख्त था। डिंग हाओ नकल करते हुए सोच रहा था। तीनों मैनुअल की नकल करने में उसे पूरी रात लग गई। सौभाग्य से पिछले जन्म में अर्जित स्केचन कौशल ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने उन सभी जटिल मानव शरीर के पैटर्न की नकल की और 3 बेहतरीन पांडुलिपियां बनाई। पफ, थकाव। डिंग हाओ ने दुर्लभ पुस्तकों को वापस लकड़ी के बक्सों में रख दिया और उन्हें बंद कर दिया। अचानक उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। अभी तो भोर हो चुकी है। सोने का समय नहीं है। थोड़ी देर अभ्यास क्यों न किया जाए। खिड़की के बाहर शाम हो चुकी थी। ये देखकर डिंग हाओ सामने के हॉल में आया, फुटन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, धीरे धीरे सांस ली। अपने मन को अपनी छाती में बीच वाले डेंटियन पर केंद्रित करते हुए उसने क्यूई का अभ्यास करना शुरू कर दिया। डिंग हाओ ने रेन मेरिडियन के पहले एपर्चर जोंगजी को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, जो 6 अतिरिक्त चैनलों में से पहला मेरिडियन था। उनका मध्य डेंटियन एक एपर्चर वाले मार्शल डिसिपल दायरे के शिखर पर था। फिर उन्होंने वन सेबर टू बिगिन योर जर्नी टेक्निक चलाया, जिसमें फायर क्यूई को प्रेरित करने और दूसरे एपर्चर तानजोंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कृपाण मास्टर द्वारा निर्मित अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक कृपाण तकनीक सूक्ष्मता में वास्तव में अतुलनीय थी। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, डिंग हाओ को इस जादुई कौशल की अधिक सूक्ष्मता का एहसास हुआ। जैसे ही उसने जादुई कौशल को सक्रिय किया, अग्नि क्यूई बिना किसी बाधा के मेरिडियन के चैनल में दौड़ने लगी। उसने क्यूई को वैसे ही नियंत्रित किया जैसे उसने अपनी भुजाओं को नियंत्रित किया था। अग्नि क्यूई बिना किसी देरी के उसके आदेश पर आगे बढ़ी। अगला अध्याय 93 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का आश्चर्य। अग्नि क्यूई ने लगातार तानजोंग को परिष्कृत किया, विशाल रुकावट को थोड़ा थोड़ा करके नर्म और सम्मिलित किया। पलक झपकते ही 1 घंटा से अधिक समय बीत गया। खेती खत्म करने का समय आ गया है। डिंग हाओ ने थोड़ा प्राणायाम किया। उन्होंने जोंगजी में क्यूई शकल बनाया और फिर फ्यूटन से उठ खड़े हुए। क्यूई की साधना का लाभ आश्चर्यजनक था। केवल 1 घंटे में ही डिंग हाओ की थकावट दूर हो गई और वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। बाहर मधुर पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। यह एक और दिन था। आज सुबह शिलालेख पाठ्यक्रम शुरू होने में 4 घंटे बाकी थे। पिछले कुछ दिनों में बनी आदत के अनुसार डिंग हाओ आंगन में आया और व्यायाम करना शुरू कर दिया। हर दिन सूर्योदय यिन और यांग के बीच संक्रमण है। यिन यांग में संचित होता है और यिन और यांग का मेल होता है। इस समय इसमें सूर्य के सच्चे बल के शुद्ध तत्वों और चंद्रमा के सच्चे बल के शुद्ध तत्वों की शक्ति होती है। ये आइस एंड फायर 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी के पहले मोड़ का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है। उद्धरण चिन्ह। बर्फ और आग 9 मोड़ स्वर्ण शरीर के पहले मोड़ की सामग्री स्वाभाविक रूप से डिंग हाओ के दिमाग में उभरी। उसने अपना कोट उतार दिया और अपने मजबूत सुव्यवस्थित ऊपरी शरीर को नंगा कर दिया। पूर्वी पर्वतीय अवसाद पर उगते लाल सूरज का सामना करते हुए वह स्थिर खड़ा रहा और चुपचाप अपने दिल में बर्फ और आग के 9 मोड़ स्वर्ण शरीर के पहले मोड़ की मानसिक विधि का एहसास किया।
उसने आत्मा के साथ खून बहाया, आत्मा के साथ आत्मा को संचित किया और मन को एकजुट किया। फिर डिंग हाओ ने धीरे धीरे आइस एंड फायर 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी मेथड में पहले मोड़ की अजीब और रहस्यमय शारीरिक मुद्रा बनाई। यह मुद्रा बिल्कुल योग की तरह थी। प्रथम अग्नि आसन। यह आइस एंड फायर 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी विधि का पहला आसन था। एक पल में डिंग हाओ ने हवा में मौजूद शुद्ध अदृश्य सौर अग्निशक्ति की झलक साफ महसूस की, जिसका उसे पहले एहसास नहीं था। शक्ति उसके चारों ओर दिखाई दी और फिर पूरे शरीर में अनगिनत छिद्रों के माध्यम से उसके अंदर घुस गई। उसकी त्वचा में जलन और सुन्नता महसूस हो रही थी, मानो उसे आग पर भूना जा रहा हो। 30 मिनट के बाद जलन और सुन्नता का एहसास और भी तीव्र हो गया और धीरे धीरे दर्द में बदल गया। उसकी त्वचा की सतह लगभग जल गई थी, मानो हजारों चींटियां काट रही हो। वह आग की सीमा थी। डिंग हाओ ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे की ओर झुका। उसके कदम अजीब थे और उसने एक और अजीब योग मुद्रा अपना ली। पहली बर्फ शैली। जैसे ही उसने अपना आसन बदला, सौर अग्निशक्ति तुरंत गायब हो गई और चंद्रमा की हिमशक्ति की कुछ बूंदें, जो भोर में गायब नहीं हुई थी, उसके रोम रोम के माध्यम से लगातार उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। इस समय तक डिंग हाओ के शरीर की गर्मी अभी खत्म नहीं हुई थी और अचानक बर्फीली हवा भी शामिल हो गई थी। गर्मी और ठंड का असर विनाशकारी था। उसका शरीर बेहद दर्दनाक था। डिंग हाओ लगभग चिल्ला पड़ा। बर्फ और आग 9 स्वर्ण शरीर विधि का अभ्यास करना वास्तव में दर्दनाक और कठिन था। हालांकि ये प्रक्रिया जितनी अधिक कष्टदायक होगी, उतनी ही अधिक फलदायी होगी। डिंग हाओ ने अपने दांत पीस लिए, असहनीय दर्द से भर गया जिसे आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह लगातार कोशिश करता रहा। जल्द ही 30 मिनट बीत गए। सौर अग्निशक्ति और चंद्र हिमशक्ति के निरंतर सम्मिश्रण से अत्यधिक दर्द धीरे धीरे समाप्त हो गया तथा उसकी जगह एक कुरकुरा, खुजलीदार और आरामदायक एहसास ने ले ली, मानो वह हवा के साथ आकाश में उड़ रहा हो। चांदी की रोशनी और लाल रोशनी की किरणें पहले डिंग हाओ के शरीर की सतह पर चमक रही थीं, जो धीरे धीरे उसके शरीर की सतह के नीचे छिप गईं। पहली नजर में ऐसा नहीं लगता था कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसकी त्वचा ज्यादा महीन और चिकनी हो गई है। सूरज की रोशनी में वह एक धातु की मूर्ति की तरह लग रहा था, जो विस्फोटक शक्ति और ताकत से भरा हुआ था। आइस एंड फायर 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी मेथड का पहला चरण त्वचा का अभ्यास करना है, जिसे स्किन गोल्डन बॉडी कहा जाता है। यह त्वचा को मजबूत और सख्त बना सकता है और साधारण तलवारों से चोट नहीं पहुंचेगी। अगर यह चोटिल भी हो जाती है तो ये जल्दी ठीक हो सकती है। गुप्त स्क्रिप्ट पर नोट से देखते हुए ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही बेसिक लेवल दायरे के पहले चरण का अभ्यास कर लिया है। डिंग हाओ ने तुरंत निर्णय लिया। कृपाण और तलवार के संत होने का यह महान लाभ था। जब तक वह अपने निचले डेंटियन और मध्य डेंटियन की एक साथ साधना करता रहेगा, उसकी तलवार क्यूई और उसकी कृपाण क्यूई एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे। इस मामले में, जब वह किसी अन्य मंत्र, जादू कौशल और सहायक मैनुअल की साधना करेगा, तो कोई अड़चन नहीं आएगी। यह पहली बार था कि डिंग हाओ ने बर्फ और आग 9 मोड़ स्वर्ण शरीर विधि का अभ्यास किया था और उसने ऐसा प्रभाव हासिल किया। अगर कोई और इस विधि से साधना करता है, तो बुनियादी स्तर के क्षेत्र में पहली बारी का अभ्यास करना तो दूर की बात है, वह हवा में शुद्ध सौर अग्निशक्ति की खोज करने के लिए 1000 बार प्रयास करेगा। इसके अलावा, उसे अपने शरीर में शक्ति का नेतृत्व करने के लिए 10 दिनों से अधिक समय लगेगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच यही अंतर था। डिंग हाओ ने कुएं से बर्फ के पानी की एक बड़ी बाल्टी निकाली, अपने सिर के ऊपर से पानी डाला, साधना की प्रक्रिया में अपने शरीर से निकले विदेशी पदार्थों को धोया। डिंग हाओ को आराम महसूस हुआ। इस समय झांग फेन और वांग शियाओ की अभी तक बाहर नहीं आए थे। वे अभी भी अपने कमरों में साधना कर रहे थे, उसने सोचा। डिंग हाओ अपने कमरे में वापस गया और 3 गुप्त पुस्तकों के छोटे बक्से निकाले। वह पगोडा पुस्तकालय में आ गया। युवक, ऐसा लगता है कि तुमने चुनाव कर लिया है। शस्त्रागार की रखवाली करने वाला आदमी अभी भी वही सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो कल अपनी बेत की कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही उसने डिंग हाओ की तरफ देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया और सिर हिलाकर बोला, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कमाका है।
एक रात में तुमने बर्फ और आग 9 और स्वर्ण शरीर विधि का अभ्यास बुनियादी स्तर के दायरे में कर लिया है। तुम वाकई एक प्रतिभाशाली स्तर के विकृत व्यक्ति हो। हाँ हाँ, इस मामले में अन्य 2 गुप्त पुस्तकें तुम्हारे लिए अभ्यास करने में आसान है। बड़े मार्शल अंकल, धन्यवाद। डिंग हाओ सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के प्रति आभारी था और उसने सम्मानपूर्वक 3 गुप्त ताबूत सौंप दिए। आमतौर पर उधार ली गई जादू की कलाओं को वापस करते समय उन्हें सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बदला या क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। हालांकि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने बस तीनों मैनुअल को अपने बगल में पत्थर की मेज पर रख दिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत हो गई। उसने कहा, हाँ, सच कहूं तो किसी ने बहुत पहले ही तुम्हें भर्ती करने का फैसला कर लिया है। अन्यथा मैं तुम्हें अपना शिष्य चुनूंगा। ये हमारे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का सौभाग्य है कि उसे तुम्हारे जैसा युवक मिला। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि जंगल में एक सुंदर बड़ा पेड़ दिखाई देता है, हवा पहले उसे नष्ट कर देगी। तुम्हें सही समय पर छिपना आना चाहिए। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। डिंग हाओ ने एक बार फिर उसे प्रणाम किया। ठीक है, आप जा सकते हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और अपने हाथ में किताब पढ़ना जारी रखा। डिंग हाओ ने पुनः सिर झुकाया और फिर जाने के लिए मुड़ा। अगला अध्याय 94। एक दानव। समय जल्दी बीत गया। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 2 दिनों में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, अमृत, शिलालेखों जैसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान सीखने के लिए कक्षाओं में भाग लेने के अलावा डिंग हाओ ने अपना अधिकांश समय 3 गुप्त पुस्तकों की साधना पर बिताया। बर्फ और आग की 9 बारी स्वर्ण शरीर विधि की साधना धीरे धीरे पहले मोड़ के पूर्ति क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उसका शरीर त्वचा स्वर्ण शरीर बन गया था। इसके अलावा यान ताओमीली तकनीक की साधना बुनियादी दायरे में पहुंच गई थी। इस विधि में यान, धुआं, ताव, तरंग, मी, अप्रत्याशित ली, धुंधला के 4 कौशल थे। डिंग हाओ ने धुएं के फुटवर्क में महारत हासिल कर ली थी, जिसका मतलब था कि आखिरकार उसके पास अपनी खुद की आंदोलन तकनीक थी। उसे अब बड़े कंगारू की तरह कूदने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो हर बार कूदने पर जमीन पर एक बड़ा गड्ढा छोड़ देता था। ड्रैगन किंग के जल तलवार कौशल में 9 चालें और 36 वार थे। डिंग हाओ ने पहले चाल के 4 वार में महारत हासिल कर ली थी। ड्रैगन किंग उभरता है, लेकिन वह अभी भी 4 वार का अभ्यास कर रहा था क्योंकि वह इस चाल की गहरी लय और अर्थ को समझना चाहता था। वह अगली चालों का अभ्यास करने की जल्दी में नहीं था। वह दृढ़ता से खड़ा होना चाहता था और लगातार लड़ना चाहता था। इसके अलावा 6 अतिरिक्त चैनलों में रेन मेरिडियन के दूसरे एपर्चर टैनजोग के शोधन को पूरा करने के बाद डिंग हाओ अंततः 12 मानक मेरिडियन में शाओइन फर्स्ट चैनल ऑफ हैंड के तीसरे एपर्चर लिंग दाव को परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। आखिरकार जब उसने शोधन किया तो वह 3 एपर्चर वाले मार्शल डिसिपल दायरे में था। डिंग हाओ की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। ... जब तीसरे दिन सूर्योदय हुआ तो असंख्य नामात्र के शिष्यों द्वारा अपेक्षित पहला परीक्षण अंततः शुरू हुआ। यह परीक्षा स्पष्ट रूप से 5 अकादमियों में प्रथम व्यक्ति की अगली प्रतियोगिता के लिए एक परीक्षण थी। यदि 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में जीतने वाले लोग इस परीक्षण को पास कर लेते हैं और अन्य शिष्यों का समर्थन जीत लेते हैं तो वे 5 अकादमियों के प्रथम व्यक्ति बन जाएंगे। हर महत्वाकांक्षी किशोर का रवैया उच्च मनोबल वाला होता है। प्रभारी सन की शिक्षक वांग जुफेन की व्यवस्था के तहत पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के 400 शिष्यों को 20 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह ने अपना कप्तान चुना और एक नक्शा प्राप्त किया। वे भोर में निकल पड़े और चिन्हित परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया। नए विद्यार्थियों के भय और उत्साह के बीच साहसिक गतिविधियां अंततः शुरू हो गईं। ... अनंत की भूमि सैकड़ों जातीय समूहों से भरी हुई थी, लेकिन मानव जाति और राक्षस ही थे जो पूर्ण लाभ में थे। यह मनुष्यों और राक्षसों द्वारा शासित दुनिया थी। राक्षस कई प्रकार के होते हैं। मनुष्यों को छोड़कर जानवरों के विश्वकोश में पृथ्वी के सभी प्राणियों को राक्षसों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राक्षसों की प्रजनन क्षमता मनुष्यों से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि उनमें से सभी अच्छे गुणों वाले नहीं थे, लेकिन वे मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा संख्या में थे। इसके अलावा वे प्राकृतिक जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। उनके पास स्पष्ट लाभ थे और पूरे महाद्वीप में उनका दबदबा था।
हजारों वर्षों से मानव जनजाति और दानव जनजाति के बीच अनगिनत पवित्र युद्ध छिड़े हुए थे, जिसके कारण दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। नवीनतम पवित्र युद्ध 10,000 वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। इस पवित्र युद्ध में मानव जनजाति की हार हुई और उनकी ताकत बहुत कम हो गई। इसलिए पिछले 10,000 सालों में वे युद्धों में पूरी तरह से नुकसान में थे। ज्यादातर लोग सिर्फ बस्तियों और बड़े शहरों में ही रह सकते थे और जंगल राक्षसों के कब्जे में थे। यदि राक्षसों को डराने वाले मार्शल आर्ट के सर्वोच्च प्राणी न होते, तो शायद मानव जनजाति को राक्षस जनजाति द्वारा मार दिया जाता और एक पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाता। राक्षसों के शरीर में शिरोबिंदु नहीं होते थे और वे मनुष्यों की तरह साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन वे राक्षसी क्यूई के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने मुख्य रूप से राक्षसी शक्ति की साधना की। दानव शक्ति की ताकत के अनुसार राक्षसों को 12 साधना क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, अर्थात अशुभ जानवर, राक्षसी जानवर, दानव सैनिक, दानव जनरल, दानव कमांडर, दानव राजकुमार, दानव राजा, दानव रॉयल, दानव सम्राट, दानव संत, दानव भगवान और दानव परी, जो मूल रूप से मानव शक्ति के स्तर के अनुरूप हैं। उनमें से यदि कोई दानव कमांडर के दायरे से ऊपर होगा, तो वह एक वयस्क के समान बुद्धिमान होगा। यदि वह दानव राजा के दायरे से ऊपर होता, तो उसका स्वरूप मानव जैसा होता। जहां तक दानव देवताओं और दानव परियों की बात है, वे सभी सर्वोच्च प्राणी थे जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता था। वे सभी पदानुक्रमिक स्वामी थे। एक उंगली से वे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय जैसे संप्रदाय को मिटा सकते थे। समुद्र तट पर अनगिनत रेत की तरह कई राक्षस थे। वे अनंत भूमि के 5 क्षेत्रों में सैकड़ों राज्यों के जंगलों में बिखरे हुए थे। मानव संप्रदायों ने उन निम्न श्रेणी के राक्षसों के रहने के कुछ क्षेत्रों को खतरे की डिग्री के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। समय समय पर उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए शिष्यों को भेजा। वे अपने शिष्यों के वास्तविक युद्ध अनुभव को बढ़ाने के लिए परीक्षण थे। बेशक कुछ राक्षस संप्रदाय और राक्षस शक्तियां भी ऐसा ही करती थीं, अपने युवा राक्षसों को मानव क्षेत्रों में परीक्षण के लिए भेजती थीं और मानव मार्शल कलाकारों का शिकार करती थीं। दोनों जनजातियों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे का शिकार करने के लिए जो परीक्षण किए थे, उनकी अनुमति थी। हालांकि बड़े पैमाने पर युद्ध की अनुमति नहीं थी। डिंग हाओ और अन्य शिष्यों का परीक्षण तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पास 9वें क्षेत्र में किया जाएगा। यह परीक्षण क्षेत्र एक विशाल पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्र था। यह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से केवल कुछ किलोमीटर दूर था। इसके अलावा तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के गुरुओं द्वारा शक्तिशाली राक्षसों को मार दिया गया था। केवल कुछ निम्न श्रेणी के अशुभ जानवर बचे थे। नामात्र के शिष्य राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, और जब तक वे एक साथ काम करते थे, तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक अपवाद तो हमेशा ही रहे हैं। तथाकथित परीक्षण अनिवार्य रूप से खतरनाक थे। अतीत में नामात्र के शिष्यों के पहले परीक्षणों के लिए उनमें से कुछ को हमेशा मार दिया जाता था। नामात्र के शिष्यों की मृत्यु दर 4/1000 थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए शिष्य इस खतरनाक दुनिया के अनुकूल हो सके। आगामी परीक्षाओं का कठिनाई स्तर अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा, तथा नए छात्रों को अधिक खतरनाक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। केवल सचमुच शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित बच सकते थे। कमजोर लोगों को क्रूरतापूर्वक खत्म कर दिया जाएगा। रक्त परीक्षण और जीवन मृत्यु के बीच चुनाव के बाद कुलीन वर्ग तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सच्चे शिष्य बन जाते थे और संप्रदाय से अधिक समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इस क्रूर दुनिया में रहने वाली किसी भी जाति को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ता है। कमजोर व्यक्ति जीवित रहने के योग्य नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि डिंग हाओ को उनकी टीम का कप्तान चुना गया। झांग फैन, वांग शियाओकी और फैंग तियानी डिंग हाओ के साथ एक ही समूह में होने के कारण भाग्यशाली थे, और अन्य शिष्य जो डिंग हाओ का अनुसरण कर सकते थे, वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में पहले व्यक्ति के साथ काम करना उनके लिए सुरक्षित होगा। लगातार आधे दिन तक यात्रा करने के बाद 20 लोग परीक्षण क्षेत्र में पहुंचे। इस परीक्षण की आवश्यकताएं बहुत सरल थीं। उन्हें राक्षसों को मारना नहीं था। उनका मिशन पूरा हो जाता अगर वे 3 दिन तक इस जंगल क्षेत्र में रह पाते। कार्य पूरा करने के बाद वे वापस लौट सकते थे और 3 योगदान अंक प्राप्त कर सकते थे। हम यहाँ हैं। हमारा क्षेत्र 50 किलोमीटर के दायरे में है।
हल्के नीले रंग का कवच पहने डिंग हाओ ने अपना घोड़ा रोका और नक्शे की सावधानीपूर्वक तुलना की। फिर उसने चारों ओर देखा। आसपास का भूभाग उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन वह बहुत अधिक खड़ी नहीं थी। चारों ओर 100-100 मीटर ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे, जो आकाश को सहारा देने वाले खंभों की तरह थे। चूंकि ये देर से शरद ऋतु थी, इसलिए अधिकांश पौधे मुरझा गए थे और उनके पत्ते पीले पड़ गए थे। घास कमर तक ऊंची थी। जब हवा चलती थी तो वह पीली लहरों की तरह चलती थी। दूर पश्चिम की ओर बहती एक बड़ी नदी दिखाई देती थी। कुछ सामान्य लेकिन अत्यंत क्रूर जानवर दूर से दिखाई दे रहे थे तथा जानवरों की दहाड़ की धीमी आवाजें आ रही थी। अगला अध्याय। अध्याय 95, जंगल में भयानक। ये जंगल बहुत ही मनोरम था और खतरे का कोई भी संकेत नहीं था। ये लगभग यात्रा करने जैसा था। इस बार उन्होंने ट्रायल ऐसे स्थान पर खेलने का फैसला किया जहां न तो लोग आते जाते हों और न ही शहर की भीड़ भाड़ हो। वाह, दृश्य बहुत अच्छा है। एक नामात्र का शिष्य उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अन्य नामात्र के शिष्यों ने भी जयकार की। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के द्वार पर शांत और मनोरम दृश्य की तुलना में ये जंगल कुछ कम सुंदर था, लेकिन अधिक उबड़ खाबड़ और जंगली नवीनता से भरा हुआ था। यह उन कई नौसिखियों के लिए बिल्कुल ताज़ा और आकर्षक था जो तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले मानव बस्तियों में रहते थे और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आते थे। इस क्षण सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे इस भव्य जंगल में आसमान छू सकते हैं। बिना किसी सतर्कता के उस समय केवल शिकारी युवक झांग फैन को अचानक कुछ समझ में आया। वह गरिमापूर्ण चेहरे के साथ घोड़े से उतरा, आधा जमीन पर झुका हुआ। हवा के खिलाफ उसने धीरे से सूंघा और फिर वह मुड़ा और अपने साथियों को याद दिलाया। कुछ है। शायद एक बड़ा झुंड हमारी ओर आ रहा है। हमें छिपने के लिए एक ऊंची और खुली जगह ढूंढनी होगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसी चीज का झुंड? हम लड़ाकू हैं, क्या हम सिर्फ कुछ जानवरों से डरेंगे? एक नामात्र का शिष्य पहले तो हंसा। बिल्कुल, उन्हें आकर हमें मार डालने दो। हाँ, मैंने हाल ही में सीखी गई तलवार की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। एक और आदमी गंभीर लग रहा था। झांग फैन उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए वापस चला गया। मेरा विश्वास करो, मैं एक योग्य शिकारी हुआ करता था। मैं जानता हूं कि जानवरों के एक बड़े झुंड का क्या मतलब होता है। वे एक अकेले जानवर की तरह नहीं हैं। अनावश्यक हताहतों से बचना बेहतर है। हाँ, हम किसी योग्य शिकारी की तरह नहीं हैं, क्योंकि हम महान योद्धा हैं। युवा और श्रेष्ठता से भरे नामात्र के शिष्य हंसे। अरे झांग फैन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ लोगों के चेहरे पर तो मजाकिया भाव भी था। शिकारी युवक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ठीक है, रुको, सुनो सीनियर भाई डिंग क्या कहते हैं। वांग शियाओकी ने उन अति उत्साही शिष्यों को रोका। सभी ने प्रश्नवाचक निगाहों से डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमें झांग फैन की सलाह माननी चाहिए। जब तक हम आसपास के माहौल से परिचित नहीं हो जाते, तब तक हम बहुत सावधान नहीं रह सकते। फिर वह झांग फैन की ओर मुड़ा और कहा, तुम शिकार करने में अनुभवी हो। अब से तुम हमारा नेतृत्व करोगे। झांग फैन की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। डिंग हाओ के भरोसे ने धीरे धीरे उस युवक को, जो धीमी गति से प्रगति कर रहा था, अपना मूल्य महसूस कराया। तब अन्य शिष्य चुप हो गए। डिंग हाओ को नामात्र के शिष्यों में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वही शब्द अगर उसके द्वारा न कहे जाते तो उसका परिणाम कुछ और होता। झांग फैन ने कुछ देर तक देखा और निर्णय लिया। वह भीड़ को एक पहाड़ी पर ले गया जहां अजीबोगरीब चट्टानें और अचानक स्थलाकृति थी। पहाड़ी थोड़ी खड़ी थी। तीन तरफ ये घास का जंगल था। अंतिम तरफ यह एक बहती नदी थी। उन्हें झुंडों द्वारा घेर लिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। झांग फैन ने तो सावधानीपूर्वक उनके गुजरने के निशान भी मिटा दिए और कुछ गंध रोधी पाउडर भी छिड़क दिया। इन कार्यों की श्रृंखला ने एक उत्कृष्ट शिकारी की गुणवत्ता को पूरी तरह से दर्शाया। भीड़ अभी पहाड़ पर चढ़ी ही थी कि उन्होंने दूर से एक काले जंगली जानवर को भागते हुए देखा। जैसे बाढ़ आ गई हो, वहां कम से कम दसियों हजार जानवर थे। वे बहुत ही क्रूर विदेशी जानवर थे। जिस जगह पर वे चलते थे वह हड्डियों और खून से भरा हुआ था। अन्य जंगली जानवर भागने से पहले ही शिकारियों के इस समूह के मुंह में मर गए।
जब विदेशी जानवरों में से एक ने आसानी से एक कटोरे के आकार के पेड़ को एक पंजे से तोड़ दिया, तो विदेशी जानवरों के पैरों के नीचे धरती कांप उठी। जहां तक नामात्र के शिष्यों की बात है, जिन्होंने झांग फैन का मजाक उड़ाया था, उनके चेहरे इस दृश्य को देखकर पीले पड़ गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैदानी इलाकों में जंगली जानवरों के ऐसे समूह से घिरे होने पर 20 लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। सभी लोग झांग फैन को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे। पहले कुछ नामात्र के शिष्य इस कम प्रतिभाशाली बेवकूफ युवा शिकारी को नीची नजर से देखते थे। वे उसे बोझ समझते थे। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है। मुझे खेद है, झांग फैन, मैं पहले गलत था। आपने हमें बचा लिया। झांग फैन पर हंसने वाले सभी किशोर खड़े हो गए और ईमानदारी से उससे माफी मांगी। वे सभी 14 या 15 साल के थे और साथी शिष्य थे। वे किसी से कोई शिकायत नहीं रखते थे या बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अगर वे गलत थे तो वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरते थे। घबराओ मत। खैर, मैंने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। शिकारी युवक ने अपने सिर के पीछे हाथ मारा और शर्मिंदगी से हंसा। डिंग हाओ भी मुस्कुराया। इस घटना के बाद झांग फैन को आखिरकार उसके साथियों ने स्वीकार कर लिया और 20 सदस्यीय टीम को भी जंगल के खतरे का एहसास हो गया। वे अपने पिछले अहंकार से मुक्त हो गए और एकजुट हो गए। यह पहला सबक था जो नौसिखियों ने जंगल से सीखा। ग्रेड 9 परीक्षण क्षेत्र हालांकि कम खतरनाक था, लेकिन निश्चित रूप से खतरे से मुक्त नहीं था। यदि आप सावधान नहीं थे तो आप अपनी जान गंवाने का जोखिम उठा सकते थे। इस समय शाम हो चुकी थी और सूरज धीरे धीरे दूर क्षितिज में डूब रहा था। जंगल में रात दिन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगी। कुछ शक्तिशाली खतरनाक जानवर रात में ही भटकने के आदी हैं। इसलिए अंधेरा होने से पहले हमने पहाड़ी के चारों ओर कुछ जाल और चेतावनी उपकरण लगा दिए हैं। हर कोई बारी बारी से पहरा देता है और पहाड़ी से दूर नहीं जाता। झांग फैन ने सभी को शिविर को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने का आदेश दिया। इस समय सभी लोग शिकारी युवक पर भरोसा करते थे, जिसमें डिंग हाओ भी शामिल था। वे सभी उसके अधीन थे और विभिन्न रक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने में समय लगाते थे। सौभाग्य से आने से पहले सभी ने तैयारी कर ली थी और ढेर सारे हथियार और औजार खरीद लिए थे। कुछ व्यस्त काम के बाद उन्होंने सूर्यास्त से पहले आखिरकार सब कुछ व्यवस्थित कर लिया। दिन के अंत में प्रकाश की अंतिम किरण गायब हो गई और लगभग सभी लोग कांप उठे। इस समय धरती पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई थी। इस धरती पर एक अजीब सा वातावरण उभर आया था। अवर्णनीय और खतरनाक सांसों ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस समय जंगल अपना असली रूप दिखाने लगा। जलती हुई अलाव की चिंगारी अंतहीन अंधकार या भय को दूर नहीं कर सकी। जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद पिछले समझौते के अनुसार वांग शियाओकी और एक नामात्र का शिष्य पहरा देने चले गए, जबकि बाकी लोगों ने आराम करने और अभ्यास करने के लिए पहाड़ी पर अजीब चट्टानों के बीच टेंट लगा लिया। हालांकि उन्हें वास्तव में नींद आने में मुश्किल हो रही थी। डिंग हाओ एक ऊंची चट्टान पर कूद गया। वह एक ही समय में पहरा भी दे रहा था और अभ्यास भी कर रहा था। रात में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तायन शक्ति थी, जो बर्फ और आग 9 मोड़ स्वर्ण शरीर की पहली बर्फ शैली का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय था। डिंग हाओ ने खुद को थोड़ा शांत करने के लिए आइसिंग क्यूई को प्रेरित करने के लिए शैली का प्रदर्शन किया। वह पहले मोड़ त्वचा स्वर्ण शरीर की पूर्णता का एहसास करना चाहता था। फिर वह निकट भविष्य में दूसरे मोड़ मांसपेशी स्वर्ण शरीर की ओर बढ़ना चाहता था। उसके चारों ओर जंगली जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगी। समय इतना धीरे धीरे बीत रहा था कि सभी लोग उत्सुकता से भोर का इंतजार कर रहे थे। अचानक ताली परिधीय रक्षा उपकरणों ने चेतावनी दी।